हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ योजना संख्या 10। तो दोस्तों, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि सबसे पहले आप ऊपर लिखते हैं विद्यालय का नाम, फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम। विद्यालय वह विद्यालय जहाँ पे आपका इंटर्नशिप चल रहा होता है, ना कि आप जहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। उसके बाद हम सारी सूचनाएं भर देते हैं, दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि इत्यादि। उसके बाद से आता है प्रकरण। प्रकरण में है हमारा आज राष्ट्र ध्वज। उसके बाद से आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमने पूर्ववत कर रखा है, पूर्ववत है तो आप पीछे से जाके उसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद से सामान्य उद्देश्य, आपको पता है कि सामान्य उद्देश्य बताइए किसके लिए होता है, तो सामान्य उद्देश्य आपका विषय से संबंधित होता है। वहीं पे जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वह किससे संबंधित होता है, तो प्रकरण से संबंधित होता है। तो जैसे यहाँ पे हमारा प्रकरण राष्ट्र ध्वज है, तो यहाँ पे जितने भी विशिष्ट उद्देश्य हैं वो किससे संबंधित होंगे, राष्ट्र ध्वज से संबंधित होंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य मतलब कि छात्रों के ज्ञान से संबंधित है। पहला, छात्र छात्राएं राष्ट्र ध्वज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र या छात्राएं राष्ट्र ध्वज की विशेषताओं के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य यानी कि छात्रों की समझ में क्या परिवर्तन आएगा। उद्देश्य मतलब होता है कि व्यवहार में परिवर्तन, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन। छात्र छात्राएं राष्ट्र ध्वज की संहिता को समझ सकेंगे। छात्र छात्राएं राष्ट्र ध्वज के विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक यानी कि छात्रों के जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उनका क्या प्रयोग है उन चीज़ों का, तो छात्र छात्राएं राष्ट्र ध्वज से संबंधित नियमों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। छात्र छात्राएं राष्ट्र ध्वज के संहिता को अपने व्यवहार में ला सकेंगे। उसके बाद हम आते हैं नीचे, तो होता है आवश्यक या सहायक सामग्री। तो आवश्यक सहायक सामग्री में चाक, डस्टर और श्यामपट्ट आ जाते हैं, और सहायक सामग्री में चार्ट पेपर, मानचित्र इत्यादि आते हैं। इनको आपको अलग अलग ही लिखना है, आवश्यक अलग लिखना है, सहायक अलग लिखना है। पूर्व ज्ञान यानी कि छात्रों को पहले से क्या क्या मालूम है, क्या क्या जानकारी है, तो छात्र छात्राएं राष्ट्र ध्वज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद से हम नीचे आते हैं, तो होता है पाठ प्रस्तावना प्रश्न। पाठ प्रस्तावना प्रश्न प्रकरण निकलवाने के लिए किया जाता है। इसमें 3 कॉलम बनेंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, और उसके बाद से छात्र या छात्रा कथन। इसका आपने पता ही है कि पहले क्वेश्चन का जो उत्तर है दूसरे प्रश्न में आना चाहिए, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, चौथे का पांचवें में। ठीक है। मिनिमम आप 4 रख सकते हैं, मैक्सिमम आप 5 प्रश्नों का प्रस्तावना बना सकते हैं। हमारे देश का क्या नाम है, भारत। भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, तो 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। 26 जनवरी को हम क्या फहराते हैं, तो राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आप क्या जानते हैं, तो छात्र का जवाब होगा समस्यात्मक, या छात्र मौन हो जाते हैं, तो वहीं पे हमारा समस्यात्मक हो जाता है। और इस क्वेश्चन में यह हमारा प्रकरण आना चाहिए जिसमें समस्यात्मक होता है। तो जब इस क्वेश्चन में ये समस्यात्मक आएगा, ये राष्ट्रीय ध्वज, तब हम इसको कहेंगे कि यही हमारा प्रकरण हो जाता है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो उद्देश्य कथन होता है। उद्देश्य कथन में आप कहेंगे प्रकरण निकलवाने के बाद, और इसी समय आप सैमपट पे भी ये प्रकरण को लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सभी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद से आता है नेक्स्ट पे आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण में क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र या छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य आते हैं। यहाँ पे पहला है 26 जनवरी को हम क्या फहराते हैं, तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक। उसके बाद से पहला जो हमारा यहाँ पर प्रकरण के आने के बाद से हम सबसे पहले अपना शिक्षण बिंदु में डालते हैं राष्ट्रीय ध्वज को। शिक्षण बिंदु में राष्ट्रीय ध्वज, फिर स्पष्टीकरण करते हैं, और यहाँ छात्र छात्रा वाले कलम में छात्र या छात्रा कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और यहाँ पे जो सैमपट कार्य वाला ऑप्शन है, उसमें से हम इसी में से छोटे छोटे नोट्सों को यहाँ पे डालते रहते हैं। तो चलिए एक एक करके स्पष्टीकरण को हम देख लेते हैं। हमारे सिविक्स में 2 ही स्पष्टीकरण होते लिखना होता है, तो चलिए मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। स्पष्टीकरण में है, हमारा देश भारत है। भारत के ध्वज में 3 रंग क्रमशः केसरिया, सफेद एवं हरा है, इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। हर रंग का अपना एक अलग अलग महत्व और एवं संदेश होता है। जैसे सबसे ऊपर का केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, बीच का सफेद रंग शांति का, और नीचे का हरा रंग हमारी धरती की हरियाली दर्शाता है। ध्वज के बीच बना हुआ चक्र उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। यह चक्र नीले रंग का बना होता है तथा इसमें कुल 24 तिल्लियां होती हैं। ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अनुपात होता है। बोधात्मक प्रश्न यानी कि छात्रों के समझ के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं,
वहाँ पे हम चले आते हैं, तो यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न करेंगे, फिर अगले स्पष्टीकरण पे हम बढ़ जाएंगे। भारत के राष्ट्रध्वज में कितने रंग हैं? तो 3 रंग है। राष्ट्रध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। राष्ट्रध्वज संहिता से आप क्या समझते हैं? तो ये समस्यात्मक हो गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु होगा वह होगा राष्ट्रध्वज संहिता। राष्ट्रध्वज संहिता से मतलब है राष्ट्रध्वज से जुड़े नियम। राष्ट्रध्वज से संबंधित नियम निम्नलिखित है। पहला, ध्वज फटा पुराना या खराब रंगों वाला ना हो। ध्वज में हमेशा केसरिया रंग ऊपर रहना चाहिए। इसी निजी वाहनों पर तथा परिधान के रूप में कमर के नीचे या अधोवस्त्र के रूप में प्रयोग ना करें। ध्वज फहराते समय झुका ना हो। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्रध्वज आधा झुका दिया जाता है। भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग 2 के पैरा 2.2 के संशोधन के अनुसार जहां झंडे खुले में प्रदर्शित हो रहा हो वहां दिन रात फहराया जा सकता है। बोधात्मक प्रश्न। पहला है, केसरिया रंग का स्थान ध्वज में कहाँ है? तो सबसे ऊपर। ध्वज कैसा नहीं होना चाहिए? फटा पुराना नहीं होना चाहिए। किसके निधन पर झंडा झुकाया जाता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निधन पर झंडे को आधा झुका दिया जाता है। उसके बाद से हम आते हैं निरीक्षण कार्य में। निरीक्षण कार्य में हम लिखते हैं कि छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाता है। छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उन्हीं के स्थान पर तथा सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं मूल्यांकन / पुनरावृत्ति प्रश्न में। यहाँ से हम 4 से 5 प्रश्न लिखते हैं। पहला है, भारतीय राष्ट्रध्वज में कितने रंग है? दूसरा, राष्ट्रध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रध्वज में बने चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? राष्ट्रध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? ध्वज से जुड़े 2 नियमों को बताइए। उसके बाद हम गृह कार्य को देके आगे बढ़ जाते हैं। छात्रों, आप सभी भारतीय राष्ट्रध्वज से संबंधित नियमों को लिख कर लाएंगे। उसके बाद सुझाव आलोचना में आपको पता ही है कि सुझाव आलोचना में जो भी फीडबैक होता है हमारे पर्यवेक्षक के द्वारा वह यहाँ पे लिख दिया जाता है और जो भी हमको सुझाव भी होता है वो भी यहाँ पे दे दिया जाता है। उसके बाद से यहाँ पे होता है पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। उसके बाद से हमारी होती है पाठ्य योजना समाप्त। तो दोस्तों, कैसी लगी पाठ्य योजना? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।